तो देखो ऐसा है कि काफी कुछ चीजें आपने पढ़ रखी होगी, 4 महीने हो गए तैयारी करते करते आपको। तो लगभग लगभग आपने सिलेबस पढ़ भी लिया होगा 70-80% तक, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। वैसे भी 100% सिलेबस तो किसी का तैयार होता नहीं, और मैं ये मानता हूँ कि 100% सिलेबस तैयार करना भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण हो अपने आप में। किसी का इंग्लिश खराब होगा, किसी का मैथ खराब होगा, किसी का सामाजिक खराब होगा, किसी का आईसीटी खराब होगा। हर स्टूडेंट का 10-15 नंबर का मामला गड़बड़ है। तो आपका भी कोई एक आधा भाग कमजोर है ना, तो उसको लेके आपको ऐसे चिंता में नहीं पड़ना है कि मेरे को गणित नहीं आ रही है या इंग्लिश नहीं आ रही है। वो सभी का ही कमजोर है। इसलिए हर स्टूडेंट का 80 से 90% तक का जो पेपर होता है वो उसकी रेंज में होता है। अब बात ये है कि जो 80-90% की जो रेंज है, उससे हम कितना अच्छा निकाल पाते हैं। और 100% के चक्कर में क्या हम फेल हो जाते हैं। कई बार देखो सिविल सर्विसेज के जब रिजल्ट आते हैं ना, आईएएस प्री का, तो सबसे अधिक पास होते हैं साइंस के बच्चे। और पूरा पेपर होता है आर्ट्स का। 10-15 प्रश्न को छोड़ के 80 सवाल होते हैं कला वर्ग के, और पास होते हैं आईआईटियंस। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये पास कर रहे हैं गणित के बच्चे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा वो। क्यों? कारण ये है कि वो क्षेत्र पहचानते हैं कि ये 60-70% ये तैयार करना है, 50% कट ऑफ रहती है, 70% ढंग से तैयार करना, 30% वो छोड़ देते हैं। आर्ट्स वाले क्या करते हैं, 100% तैयार करने के चक्कर में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। जब हम 100% करने का प्रयास करते हैं ना, तो एक भी भाग हमारा अच्छा नहीं हो पाता। तो अगर आपका ऐसे 80-90% तक ठीक ठाक चल रहा है, तो उसको बढ़िया तरीके से करते रहिए। कोई नई पोर्शन कोई कमजोर है तो ठीक है, नॉर्मल पढ़ के छोड़ दो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 21,000 पद है, हिस्टोरिकल पोस्ट है, इतनी बड़े पद वापस आगे 4-5 साल आने नहीं है। और पीछे का अगर आप पास्ट देखोगे, तो भी 21,000 पद L1 को कभी मिले नहीं है। पिछले 4-5 साल में तो नहीं मिले, जहां तक मेरी नॉलेज है। 21,000 पद अपने आप में हिस्टोरिक है, पहली बात। दूसरी बात, पूरा नया सिलेबस है। पूरा नया सिलेबस जब भी होता है तो सिलेक्शन जितना आसान होता है, उतना सिलेक्शन कभी आसान नहीं होता। रीजन ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि किस पार्ट में पढ़ना क्या है। उन्होंने सामान्य एक एक पार्ट लिख के छोड़ दिया। भारतीय राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मुगल साम्राज्य, आपको पता है ये पार्ट एक एक महीना लेने वाले पार्ट है। ऐसे पार्ट को छोड़ने में फायदा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ोगे, 15 दिन लगेंगे, एक सवाल आएगा, वो आएगा महाराणा प्रताप का वो हल्दी घाटी का युद्ध। फिर फिर आप कहोगे 1 महीना पढ़ लिया, सवाल ये आया। एक पार्ट दिया राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की पूरी इकोनॉमी पढ़ने में आप खुद से पूछना 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। लास्ट में एक सवाल आएगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कृषि का। तो ऐसे जो पार्ट है ना, जो प्रश्न एक लेके बैठे हैं और कंटेंट लेके बैठे हैं पूरी किताब का, ऐसे पार्ट की लिस्ट बना के उसको छोड़ने में फायदा रहता है। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि 90% तैयारी कौन सी, वो 10% छोड़ने कौन से हैं। वो 10% ऐसे टॉपिक आप लिस्ट बना के छोड़ दोगे, इसको हाथ ही नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप सवाल सही कर पाओ, और आपका समय इतना खराब करेंगे कि इतना समय आप किसी दूसरी जगह दोगे तो 5-7 सवाल वहां से आपके प्लस हो जाएंगे। जैसे आपने टीचिंग मेथड को टाइम दे दिया या आईसीटी को टाइम दे दिया, यहाँ नहीं है कि पूरी लिस्ट बना दोगे हैंग छोड़ना है। ऐसा नहीं हो। जैसे 150 प्रश्न आएंगे आपके, है ना, 150 आएंगे। हाँ, 10% तक का आप इधर उधर कर सकते हो। ऐसे नहीं हो कि पूरी लिस्ट तैयार कर दोगे, अपन मार सके हो गया हैंग छोड़ना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े पार्ट छोड़ दो, थोड़ा स्मार्ट बनना जरूरी। तो सिविल सर्विसेज के जब रिजल्ट आते हैं ना, तो आईआईटीएंस इसलिए पास होते हैं कि वो वास्तव में स्मार्ट काम करते हैं। उनको पता है कि इस पूरे टॉपिक से एक प्रश्न आएगा, उस टॉपिक को छोड़ दो आप। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना। तो पहली बात ये कि पोस्ट ज्यादा है, दूसरी बात ये कि सिलेबस पूरा नया है। तो इस नए सिलेबस को तैयार करने में बच्चों को बहुत टाइम लगता है। अभी कोचिंग संस्थान को भी पता नहीं है कईयों को कि पढ़ाना क्या है। अभी जब
गाइड्स लेखकों को पता नहीं कि गाइड में डालना क्या है। अब जैसे आप राजस्थान के इतिहास में देख लो, प्रमुख व्यक्तित्व दे दिया, ऐतिहासिक घटनाएं दे दी, सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था दे दी, बच्चों को नहीं पता कि इसमें पढ़ना क्या, हकीकत की बात बता रहा हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम सिलेबस चेंज होते हैं ना, तो सिलेक्शन सबसे आसान होता है, दूसरी बार सिलेक्शन उतना ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिलेबस को डिकोड कर दिया जाएगा, एक एक बिंदु गहराई से लिखा जाएगा, टाइम खूब मिलेगा। अभी टाइम नहीं मिला, 4 महीने में हिलने का भी समय नहीं मिला, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितने परसेंट कोर्स किया है। आप आगे से पीछे तक पूरा सिलेबस चेक करोगे ना, आपको पता ही नहीं कि आपने पढ़ा कौन सा और छोड़ा कौन सा। सामाजिक देखोगे तब लगेगा यार, ये पार्ट एक पढ़ा हुआ, एक छोड़ा हुआ, एक पढ़ा हुआ, एक छोड़ा हुआ, लास्ट में जो मैं कह रहा हूँ ना, आप 80-90% तैयार करना, आप ये तय भी नहीं कर पा रहे हो 80-90 हुआ है कि 50 हुआ है। क्यों? क्योंकि सिलेबस नया है। लेकिन यही रीड का होता ना, तो आप कह देते कि कितना तैयार है, कौन से टॉपिक छोड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो कई सालों से सेम चला आ रहा है, तो दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल नया सिलेबस है, प्लस नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और तीसरी सबसे खास बात ये भी है कि दो पेपर, दो चरण हो गए ना, तो कई बच्चे पहली बार हो गए। और इसमें भी अब आपके लाख 1.5 लाख के आसपास सीरियस स्टूडेंट है। बाकी वाले जो आपके 2 लाख सर्टिफिकेट भले ही आए, वो L2 के हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस के लिए पेपर दिए थे। उनका L1 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आंकड़ा आपका बढ़ा दिया गया। L1 में लास्ट में आप देखना 1 लाख 1.25 लाख बच्चे ही है, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है। उसमें से भी 20% बच्चे पढ़ाई वाले हैं, तो 25-30 हजार बच्चे और 21 हजार लेने। मतलब आपका सिलेक्शन बड़ा आराम से हो जाएगा, अगर आप 80-90% सिलेबस जो आपके दायरे में है उसको ठीक से पढ़ लोगे तो। बस ध्यान इस बात का रखना कि ऐसे टॉपिक्स में ना फंसे जो बहुत बड़े हैं और सवाल एक आधा जहां से आता है। तो ऐसे टॉपिक्स आप छांट सकते हो आराम से, आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक उस श्रेणी का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, जो आप सभी की सबसे बड़ी समस्या है। आप सभी मोस्टली सब लाइब्रेरी में जाते हो, या रूम पे पढ़ते हो तो दो चार साथी साथ में पढ़ते हो। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप अपने कंटेंट पे विश्वास ना करके दूसरे के कंटेंट पे ध्यान रखते हो। लाइब्रेरी में चले गए, उसने दूसरी किताब देख ली आपने, उसका कवर पृष्ठ वगैरह शानदार, उसकी किताब देखते आप उसको पूछते हो कि किताब केड़ी है। कोई आदमी अपनी पुस्तक को खराब क्यों कहेगा? वो कहेगा शानदार है। मतलब आप जाओगे शाम को मार्केट, वो किताब दोगे। अब आपके पास ऑलरेडी एक तो थी, एक आप और लेके आए, अब 2 किताबें हो गई। तीसरे दिन किसी के नोट्स थे, किसी कोचिंग सेंटर के, उसी पार्ट के नोट्स केड़ा गए, नोट्स बहुत शानदार है, किताब में वो बात नहीं, ये एकदम क्रीम क्रीम लिखी हुई है, कचरो हटा दी हुई है। मन नहीं लगे कि ये सवाल बाहर जा है, तो बड़े मारे फोटो कॉपी करानी है। अब आप मार्केट गए, उसकी फोटो कॉपी और एडजस्ट करवाई, एक ही पार्ट के 3 कंटेंट हो गए। ऐसे करते करते टेलीग्राम देखते देखते एक पीडीएफ आ गई। पीडीएफ में लिखा हुआ था कि इस भाग का निचोड़, वो बेटा हेडिंग एडी जबरदस्त दे। आपने उसको भी डाउनलोड कर लिया। और हो सकता है कई तो ऐसे क्रांतिकारी है तो हाथों हाथ जाके प्रिंट करवा के लाएंगे, कहीं इस लाभ से, इस आशीर्वाद से मैं वंचित न रह जाऊं। अब एक ही टॉपिक, 4 कंटेंट, हमें मार सा मन करे मैसेज, सर हाँ अब मैं क्या पढ़ूं? मेरे को पूछ के लाया था? नहीं। किताब है कौन सी किताब? सर हमारे को नोट्स है। अब सर आप बताओ कि मुझे क्या पढ़ना है? तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कोई भी एक पढ़ ले। तो सर वो कोई भी एक कौन सा होगा? जबकि हम कई दिनों से कह रहे हैं कि कोई भी एक पढ़ लो, आपके पास जो भी गाइड है विश्वास कर लो। क्योंकि जितनी भी किताबें हैं, हर किताब से 70-80% सवाल हर किताब से मिलते हैं आपको, हर किताब से मिलते हैं। 10 से 15% सवाल हर किताब से बाहर जाते हैं। किसी से कोई अलग सवाल बाहर जाएगा, किसी से कोई अलग सवाल बाहर जाएगा, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली आप चेक करना, पूरे पेपर में से 85% आपको, अगर सामान्य पेपर होता है तो हर पॉइंट से मिल जाएगा। आप कोई भी गाइड लेके आ जाओ, किसी भी संस्थान की लेके आ जाओ, आप 4 किताबें पढ़ोगे तो भी 80% सवाल मिलेंगे, एक किताब पढ़ोगे तो भी वही मिलेंगे। तो बेहतर ये होता है कि अपने
सामग्री पे भरोसा कर लो। अपनी सामग्री के पर पूरा आंख मूंद के भरोसा करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा सामग्री लाओगे आप एक भी सामग्री को ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। और पढ़ाई का एक सिंपल सा रूल्स है, जब भी कोई कंटेंट 4 बार, 3 से 4 बार तक नजरों से नहीं निकलेगा, तब तक वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। एक बार पढ़ के आप परीक्षा देने जाना, परीक्षा में प्रश्न ऐसे लगेगा जैसे कुछ पढ़ा हुआ सा है। घर जाके देखोगे उसकी अंडरलाइन भी की हुई है, लेकिन आपको वहां पे याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने एक बार ही पढ़ा था। 4 किताबें लाओगे तो आप 4 किताबों को 4 4 बार नहीं पढ़ पाओगे। तो भरोसा करके हर पार्ट का मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक किताब पास में रखना। कौन क्या पढ़ रहा है वो उसकी चॉइस है। आप अपनी पसंद पे रहिए, आपने जो कंटेंट लिया उस पे रखिए। और मार्केट में ऐसे हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। किताबों की लाइब्रेरी बनाने से आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो इस बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने का समय शेष बचा है। अब इन 2 महीनों में आपका कंटेंट फिक्स होना चाहिए। जो भी है, जो भी पढ़ रहे हो ना, कोई कह रहा है सर मैं लक्ष्य ही पढ़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ वही पढ़ लो। कमजोर वो भी नहीं है, उसमें भी उतने ही आएंगे जितने आप किसी दूसरी किताब से आ रहे हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर राजस्थान बोर्ड ही पढ़ा है हमने, क्या पता इससे हार्ड आ जाए, आरएमएस भी उससे हार्ड देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पुराने पेपर सारे देख लो, राजस्थान बोर्ड के अंदर इर्द गिर्द ही रहे हैं। 10 में से आपको 7 8 सवाल तो 100% राजस्थान जीके के बोर्ड से मिल जाते हैं। तो उसके बाद बड़ी बड़ी किताबें लाके पीएचडी करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी है। अच्छा, वो कब होता है? जब आपको परीक्षा के लिए 2 साल का समय मिले, तो फिर आप आराम से एक एक चैप्टर को डेप्थ में जाके नोट्स तैयार कर सकते हो। अभी आपके पास समय है 4 महीने, अभी तो 2 महीने बचे। तो 2 महीने बचे और आप अगर गहराई में हर टॉपिक की जाओगे, आपको पता है जितने प्रश्न आने हैं ना, उससे 2 गुना ज्यादा चैप्टर है उसमें, सिलेबस में। मतलब ये हुआ कि हर चैप्टर से एक सवाल भी नहीं आएगा, कहीं तो 2 चैप्टर में से एक सवाल आएगा। तो ऐसी स्थिति में उस चैप्टर को गहराई से तैयार करने का कोई सेंस नहीं। देखो फर्स्ट ग्रेड है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में जैसे मुगल काल के 15 सवाल आते हैं, वो तो गहराई में करना पड़ता है, क्योंकि 15 प्रश्न है। यहां से एक भी आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। तो फिर 8वीं क्लास में जो 5 पन्ने वही पढ़ लो बस, वो खूब है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब चैप्टर, हर एक चैप्टर से एक सवाल भी औसतन नहीं बन रहा है ना, तो चैप्टर को बहुत डेप्थ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। स्टूडेंट मैसेज करते सर इसको कितना गहराई में पढ़े। बेटा गहराई में पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सरफेस टच करो, सतह पे रहो। डेप्थ में जाओगे तो एक टॉपिक भी ठीक से तैयार नहीं होगा। तो गहराई में तो आपको पता ही है कि गहराई में जाने पर एक चैप्टर को करने में भी कई दिन लग जाते हैं। तो सामान्य सामान्य चीजें देख लो, जैसे योजनाएं वगैरह आती है आपके, राजस्थान सरकार की खूब सारी योजनाएं हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 6 महीने की और फ्लेक्सिब योजनाएं इतनी बढ़िया तैयार कर लो, 30 35 योजनाएं हैं। राजस्थान सरकार की पिछले 5 साल की सारी 450 योजना तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, शैक्षिक परिदृश्य में जैसे मान लो आया हुआ है कि आपके विद्यार्थियों से संबंधित पुरस्कार और कुछ योजनाएं वगैरह। अब भारत सरकार की जितनी भी छात्रवृत्तियां वगैरह याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि राजस्थान सरकार भारत सरकार का सवाल देगी नहीं। और एक आधा अगर दे भी दिया तो उसके कारण आप 40 योजनाएं क्यों पढ़ोगे बिना फालतू। और विश्वास ये है कि वो देगी नहीं। राजस्थान सरकार में भी आप मुख्य मुख्य छात्रवृत्ति योजनाएं जितनी भी है, जो भी स्कूल शिक्षा की, कॉलेज शिक्षा की छोड़ो आप, स्कूल शिक्षा की, वो भी स्पेशली 8वीं तक की योजनाएं। तो आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप गाइडों के भरोसे रहोगे ना, तो गाइड में क्या, मैं बताऊं आपको, एजुकेशन मैनेजमेंट में उन्होंने डाइट से लेके आर 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 ये बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से लेके सारी संस्थाएं, RSACRT वगैरह सब लिख दिया है, जबकि ये कोर्स में बिल्कुल नहीं है। और मैंने देखा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां वगैरह पता नहीं कितना कुछ दे दिया गाइड्स में, उसके चक्कर में आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे। तो आप नॉर्मल नॉर्मल चीजें देखो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर है, जैसे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर बढ़िया तैयार करो, जून जुलाई से लेकर और जनवरी तक का बस। अगर 15 प्रश्न आते तो 15 में से 10 से 12 प्रश्न इन 6 महीनों के आते। एक आधा सवाल आता है पीछे का, तो एक सवाल के लिए आप पीछे का 2 साल का करंट क्यों पढ़ रहे हो? बस इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मुझे इतना अच्छे से पता है कि बाड़मेर के बच्चों का, बाकी तो क्या, मैंने कभी ऑफलाइन क्लासेस कहीं ली नहीं। बाड़मेर की स्टूडेंट की बात करूँ ना, तो यहाँ 15 घंटे बच्चा बैठता हुआ थकता नहीं है, मैंने खुद ने देखा है। यहाँ मेहनत करने वाले बच्चों की कोई कमी नहीं, बस इनको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए तो ये कोई भी परीक्षा बड़े आराम से पास कर लेते हैं। अभी आप कॉलेज लेक्चर के रिजल्ट देखो, आप कोई कहीं से भी रिजल्ट देख लो, आप अपने रिजल्ट शानदार निकले,
सिर्फ मेहनत के बेस पे। हिंदी में प्रोफेसर में 10 बच्चे बाड़मेर से सेलेक्ट हुए, ज्योग्राफी में 4-5 हुए, और ज्योग्राफी जैसे विषय में जहां बाड़मेर में एमए भी नहीं है, वहां 5-5 प्रोफेसर की पोस्ट निकालना बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ मेहनत के बूते हुए हैं। इनको कोई टेक्निकल या कोई ऐसा प्रोफेसर वगैरह नहीं मिले उनको, फिर भी उन्होंने अपने खुद की मेहनत से कर ली। तो आप में मेहनत की कोई कमी नहीं, बस मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि थोड़ा सा आपको डायरेक्शन सही मिल जाए तो आप डेफिनेटली अच्छे से सीट निकाल सकते हो। और ये बहुत अच्छा अवसर है। जनवरी तक बढ़िया टेस्ट वेस्ट देते रहो, फरवरी में टेस्ट भी मत देना। जनवरी तक जितना रिवीजन करना है कर लो, पढ़ लो। फरवरी में टेस्ट भी मत देना। क्यों? क्योंकि फरवरी का महीना होता है ना, वो बड़ा संवेदनशील होगा आपके मन मस्तिष्क के दृष्टिकोण से। अगर एक भी पेपर में स्कोर कम हो गया तो खुद पे अविश्वास हो जाएगा, क्या टेस्ट सीरीज में भी नहीं आ रहा है तो वहां कैसे आएगा? जबकि यहाँ का और वहां का रात दिन का फर्क होता है। यहाँ हम हर प्रश्न को टफ बनाने की कोशिश करते हैं, वहां उनकी साइकोलॉजी होती है कि 15% टफ बनाने, 30% नॉर्मल बनाने, मतलब मीडियम बनाने, 40% सरल बनाने, उस टाइप से उनकी मानसिकता रहती है। तो टेस्ट सीरीज के स्कोर कहीं मायने नहीं रखते, लेकिन बच्चा दिल पे ले लेता है उस स्कोर को, मेरे स्कोर बढ़ नहीं रहा है। तो जनवरी के बाद मैं आपको बताऊं, आप टेस्ट ही मत देना। आप सिर्फ और सिर्फ जनवरी तक जो पढ़ा है, फरवरी में पूरा उसका वापस क्या करना है, रिवीजन करना है। और अगर आप 2 से 3 बार रिवीजन करने में कामयाब हो गए पूरे सिलेबस का, मतलब 90% का, तो आप प्रश्न को विकल्प से उत्तर निकाल सकते हो। देखो, दो एक स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं प्रश्न पूछते सीधा मौखिक उत्तर दे देते हैं, उसके लिए सिलेबस पढ़ा होना चाहिए कम से कम 8 से 10 बार, तब जाके ऐसे उत्तर निकलता है, अन्यथा नहीं निकले। जैसे अभी मैं पूछूं आपसे कि भारत की राजधानी, आप सीधा कहोगे दिल्ली। मैं यही कहूं कि अर्जेंटीना की राजधानी, तो कहूं सर थोड़ा ऑप्शन दो। क्यों? क्यों? क्योंकि गैस करेंगे। तो मैं कहूंगा साओ पाउलो, ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो, ऐसे करके 4 बोलूंगा, आपको ए तो है कौन है, ब्राजील, ए कौन? क्यों? क्योंकि अब आपके पढ़ा हुआ इतना कम है ना वो, कि आपको 2-3 ऑप्शन गलत करके ही उत्तर निकालना। आपको ये नहीं पता सही कौन सा, लेकिन आपको ये पता है कि गलत कौन सा है। तो एक तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मौखिक उत्तर देते हैं, जिनका सिलेबस होता है 7 से 8-10 बार तैयार होता है, तो वो ऐसा दे सकते हैं, और ऐसा किसी का नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज अभी हुआ है। दूसरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर ऑप्शन को गलत करेंगे कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। लास्ट साइको में आप दे दोगे उत्तर, साइको का कोई फैक्ट आ गया ना, तो आपको विकल्प देखने की भी आवश्यकता नहीं रहती, अगर आपके पढ़ा हुआ फैक्ट आया है तो। वैसे भी साइकोलॉजी में तो अभी फर्स्ट ग्रेड के बच्चे आए, पेपर देके चिल्ला रहे थे, सर साइकोलॉजी एडी हार्ड आई, हमारी हालत खराब हो गई। कोई रीट आला जो फर्स्ट ग्रेड दिया है ना, मार साइकोलॉजी मजे रही आई, मजे रही आई, मतलब पूरा हम पूरा करे आया गए। माना मार सा ओई समझ में आई के। क्यों? इन्होंने इस लेवल की तैयार कर रखी है रीट वाले बच्चों ने साइकोलॉजी को, कि वहां गए तो हिस्ट्री वाले मेरे काफी स्टूडेंट थे, सर के साइकोलॉजी में थोड़ा गड़बड़ हुआ। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने रीट से सीधी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी, किसी को शिकायत नहीं थी कि साइकोलॉजी हार्ड थी, उनका साइकोलॉजी ठीक ही थी सर, नॉर्मल थी सर, कर ली। देखो, एक ही पेपर में 2 फीडबैक आए, एक चिल्ला रहा था मार दिया मारता, 5 नहीं हो रहा है, 20वां, कोई के मारता तेरे 14-15 किया, एक आधो गलत हुआ तो बैठा। क्या आपकी साइकोलॉजी उस लेवल की पड़ी हुई है? तो दूसरा जो होता है ना, जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट, वो ऐसे एलिमिनेट करके आंसर निकालते हैं। तो जो आपने 2 से 3 बार सिलेबस अगर पढ़ लिया, तो आप इस विधि से उत्तर आराम से निकाल लोगे। तो ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आपको अंदर से लगता होगा कि कोई प्रश्न पूछे, उत्तर आओ कौन। दोस्त लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं और हमें उत्तर उसका आता नहीं, तब हमारे को टेंशन होती है, बट 4 महीना पढ़ा पड़े, उत्तर तो आओ कौन गए। और दोस्त भी बहुत कमी नहीं होते हैं, वो वही पूछते जो उसको नहीं आ रहा होता है। भाई सीधी सी बात है, मेरे को कोई कहेगा आपको एक सवाल पूछना है, तो मैं आपको कौन सा सवाल पूछूंगा? वो पूछूंगा जो सरल है। मैं ऐसा सवाल पूछूं 5 मिनट ले आराम में, और उसके बाद में पूछूंगा, और साइकोलॉजी भी पूछ लो, वो तो साइकोलॉजी में मैं ऐसा सिद्धांत निकालूंगा जो किसी किताब में नहीं और मेरे को कहीं मिल गया है। ताकि मैं आपको फील करवाऊं कि तेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों में ये गुण होता है, और ये अच्छी बात है
कम से कम गुरूर में तो ना रहे कि मेरे को सब आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब एक मित्र को हम कहते हैं कि यार आज कुछ 10 सवाल पूछ ले, मैंने पूरा तैयार कर लिया है, पूछूंगा, हाँ पूछ। फिर वो लड़ाई की मूड में है, देखो आप। और 10 प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चौथे पांचवें प्रश्न तक आते आते आपका हो गया यार देखो पूछना। क्यों? क्योंकि वो चुन चुन के पूछ रहा है। आरएमएस भी ऐसा नहीं करती है। वो आपकी मित्र नहीं है, वो सबके लिए कॉमन पेपर सेट करती है। तो आपको दोस्तों के सवालों से चिंता नहीं करनी है। उत्तर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे आपकी जो क्विज वगैरह होती है तो उससे आप दूर रहा करो, क्योंकि उसमें भी मास्टरों में भी यही प्रवृत्ति होती है कि ऐसा प्रश्न दें कि उसको लगे कि इस मास्टर से पढ़ना चाहिए था। फिर फिर वो ऐसे निकालेगा, भूगोल आया तो भूगोल में निकालेगा, निम्नलिखित में से कौन सी जिलों में आइसो बार 1050 गुजरती है। भूगोल पूरी पढ़ी हो किया हमारे सवाल के बाद। आइसो बार में समदाब रेखा 1050 गुजरती है, मतलब सबसे अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र कौन से। कोई मतलब नहीं, एड़ो सवाल आओ कौन। आपको उन प्रश्नों को देके व्यथित नहीं होना, खुद को कोसना नहीं है कि मैंने 4 महीने में क्या किया। तो 12 12 15 15 सब्जेक्ट है, आप आराम से पढ़िए, ऐसे डिस्कशन से वगैरह से दूर रहे। अगर डिस्कशन करते हो ना तो थोड़ा सा लाइट मूड में करें, उसको बहुत दिल पे न ले। देखो, हम लोगों का ऐसा सीधा फंडा रहता था। एक बार मैंने विजन की आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, तो मैं उस समय आईएएस प्री का दे रहा था, 11 की बात है या 12 की बात है। पहला टेस्ट दिया तो मुझे 28 नंबर आए 100 में से। मैंने कहा ये पेपर ही गलत है। तो मेरी तैयारी इस लेवल की है कि 28 तो नहीं आ सकते, ये इसका लेवल सही नहीं। मैंने उसके बाद कोई टेस्ट नहीं दिया। फिर क्या हुआ, उसके बाद में जब आईएएस देने गया तो उस साल 100 और 240 42 नंबर थे मेरे, कट ऑफ शायद 212 थी। बड़े आराम से प्री पास हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि वो लेवल सही नहीं। इतना कठिन पेपर कौन दे सकता है बताओ, हो ही नहीं सकता पेपर। तो, तो मतलब ये था कि मैं हमेशा से अपने आप को कभी नहीं कोसा, सामने वाले को कोस देते हैं, उसका मामला ठीक नहीं है, बाकी मेरा तो सही है। भाई आपको अपने आप को कोसने से क्या होगा बताओ। इससे अच्छा है कि दे दो उस पे कि पेपर ही सही नहीं है, बाकी मैं तो मेरे स्तर पे पढ़ ही रहा हूँ कि मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज दो, चाहे आप दोस्तों से डिस्कस करो, चाहे आप किसी भी जगह प्रश्न अटेंड करो। अगर आप बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं तो इनसे बच के रहे। अगर आप मेरी तरह है बिल्कुल मस्त रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप भले डिस्कस करो, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरली बच्चा ऐसा होता है कि नौकरी को लेकर इतना प्यासा है कि छोटी सी घटना भी उसके पूरे दिन को प्रभावित करती है। सुबह सुबह कई सवाल पूछो नहीं और नहीं उतर आए तो पूरा दिन बिगड़ जाए। तो थोड़ा सा बच के रहे इन चीजों से। आगे के 50 60 दिन बढ़िया मेहनत करें, और सर्टिफिकेट आ गए हैं आप लोगों के। अब परीक्षा के फॉर्म भी भर दिए जाएंगे, एग्जाम भी टाइम पे हो जाएंगे, और जून जुलाई में आपको पोस्टिंग भी दे दी जाएगी, ये भी बात पक्की है। तो हमें तुम्हारे खाली पोस्टिंग रहे ना, आज रे बीच में खाली एक परीक्षा जाडी है। ठीक है। ठीक है। अब सही बात है ना? बाकी कोई दिक्कत आवो ना, अगर थान लागे कि हमारे सर डिग्री में नाम गलत आ गयो है, हमारे सर सर्टिफिकेट में डेट तिथि गलत आ गई है, हमारे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज गलत आ गई है, ओ हूं थारे सही करा दी। थारे खाली एक ही बाधा है बीच में, कई परीक्षा। एक बच्चे सुबह सुबह मैसेज आया, सर मेरे तो डिग्री, वो डिग्री क्या, प्रमाण पत्र में ये गलतियां आ गई, अब क्या होगा। मैं कुछ नहीं होगा, परीक्षा पास कर ले, ज्वाइनिंग की गारंटी मेरी। पक्का? मैं को पक्का तो तू कर परीक्षा का, बाकी मामला मेरा करा है। कागज यहाँ चेक होंगे, और अटका है तो मेरे को फोन कर देना, तेरा कागज अटकने दूंगा नहीं, अगर तू जेन्युइन व्यक्ति है तो। नॉर्मल छोटी मोटी अगर डेट ऑफ बर्थ का कोई नाम में गलती है या कोई सर्टिफिकेट में इधर उधर है, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, आने दूंगा नहीं। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, किसी भी समय आके संस्था में मिल लेना मेरे से, हम चल के सही करवा देंगे। परीक्षा पास धन करनी है वो हमारे हाथ में आया कौन। ठीक है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बढ़िया मेहनत कीजिए। और दिसंबर के 15 दिन शेष बचे हैं, जनवरी के 30 दिन पड़े हैं पूरे। 45 दिन का समय है आपके पास में। इन 45 दिन में कोशिश करिए कि 1 2 बार रिवीजन कर लो। ठीक है, चीजें याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, बस पढ़ लो।
याद नहीं होती है तो कोई भी इश्यू नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस 2 से 3 बार आंखों से निकाल लो। परीक्षा हॉल में हम इतने बुद्धिमानी हो जाते हैं कि अगर प्रश्न थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ आता ना, अंगुली पकड़वा दी ना, तो हम पूरा पकड़ लेते हैं। परीक्षा हॉल में आपने देखा होगा, एक शब्द पढ़ा हुआ आ गया ना, ऐद पढ़े उड़ गए। फिर फिर हम उसके ऊपर इतनी जान लगा देते हैं कि कई बार एक विकल्प सुना हुआ होता है ना, तब भी हम इधर उधर करके उसका उत्तर ठीक बिठा देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि 1 2 3 बार सिलेबस पढ़ लिया तो आराम से चीजें हो जाती हैं। बस इतना काम कर लो, याद ना हो तो कोई बात नहीं। वैसे याद करने की भी एक तरीके होते हैं, सीमाएं होती है। 2 से 3 बार पढ़ने पर चीजें अपने आप याद होती है। आप जोर जबरदस्ती करके दिमाग में चीजें नहीं डाल सकते। ये शारीरिक परिश्रम नहीं है, ये मानसिक परिश्रम है जो समय लेता है। ठीक है। और आपकी तरफ से कुछ बात हो तो बता दो, पूछ लो भली, फिर मैं चला जाता हूँ। नेगेटिव मार्किंग तो होगी यहाँ पे, बट ये चीजें मैं आपको सोच रहा था कि परीक्षा से 5 7 दिन पहले बताऊं कि पेपर को ठीक तरीके से कैसे अटेंड करना। अभी तो आप रिवीजन का समय है, पढ़ने का समय है, पढ़ते जाइए। पेपर हॉल में कैसा व्यवहार होगा वो अपन पेपरों के दिनों में बात करेंगे। ठीक है, कभी भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ आओगे तो हम कभी भी बात कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। और मैं सोच रहा था कि परीक्षा से पहले एक बार अपन संडे को मैं सभी को सूचना दिलवा दूंगा, और सभी बच्चे आ जाना, अपन बात कर लेंगे कि पेपर हॉल में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ताकि आप बहुत ही प्रफुल्लित मन से पूरा पेपर अच्छे से कर सको। और आराम से कर लेंगे अपन। मेरी बात को भी फॉलो कर लिया ना एग्जाम हॉल का, क्योंकि मैंने पढ़ा कम है और एग्जाम हॉल में ज्यादा अच्छा किया है। मेरे पास मैंने इतनी मेहनत नहीं की किसी भी एग्जाम को पास करने में, लेकिन मेरी रणनीतियां कभी भी गलत नहीं गई। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, इतना ही करके जाता था। कभी 100% सिलेबस आज तक नहीं पढ़ा किसी भी परीक्षा का, और फेल भी नहीं हुआ। 70 80% पढ़ के जाता और वहां गुंजाइश होती नहीं गलती की। और फिर एग्जाम हॉल के मैनेजमेंट इतना प्यारा करा हुआ मेरा कि नेगेटिव मार्किंग न के बराबर होती है, और जो आ रहा है वो सटीक जाते हैं, गलती बिल्कुल नहीं होती, स्ट्रेस वगैरह टेंशन बिल्कुल नहीं होती, मुंह भी नहीं सूखता। पूरा पेपर अच्छे से करके आता हूँ। और उसके पीछे क्या चीजें हैं वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे, बट वो एग्जाम के टाइम करेंगे। अभी क्या, अभी आपकी पढ़ने और रिवीजन का समय है, तो ये चीजें करिए। और कुछ बात हो तो, बाकी सर्टिफिकेट वगैरह में कोई अगर एरर वगैरह आया है तो उसकी चिंता आपको करनी नहीं, उसको ठीक कर देंगे बाद में। ठीक है। बाकी L2 वालों की दिक्कतें आ रही हैं कि सर हम किस विषय में पात्र होंगे, क्या है क्या नहीं है। L1 की तो कोई समस्या नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपके तो एक ही है बीच में वो, बस थारे नियुक्ति पत्र बीच में सिर्फ एक ही बात है। और वो मेरे को लगता है आप सभी योद्धा है, पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।